ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे कक्षा 11 की फिजिक्स। और इसमें जो जो मुख्य बिंदु हम आपको सभी बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको यह बताएंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ने के लिए है और क्या क्या पढ़ने के लिए नहीं है। जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपकी फिजिक्स में जो कुल यूनिट है वो है 10 यूनिट। तो जो इसमें सबसे पहली यूनिट है वो आती है फिजिक्स वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अगर मैं पहली यूनिट की बात करूं तो यूनिट जो आपके पास में फर्स्ट है उसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसका मतलब होता है कि फिजिक्स का संसार और साथ में मापन, कि हम मापन कैसे करते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके पास में 10 यूनिट है और चैप्टर है आपके पास में टोटल 14 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वैसे तो अगर आप साइड बुक के अकॉर्डिंग तो काफी हो जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके पास में टोटल जो चैप्टर है वो 14 चैप्टर है। तो 14 में से मतलब हर यूनिट में मैक्सिमम एक एक चैप्टर है, सिर्फ 4 यूनिट है जिसमें दो दो चैप्टर है, इसलिए टोटल जो चैप्टर है आपके पास में 14 है। ठीक है, तो जो सबसे पहली यूनिट है उसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो देखिए यूनिट का नाम तो हमने आपको बता दिया, हम आपको सीधा चैप्टर का नाम बताते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है, जो फर्स्ट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप लोगों की बहुत अच्छी है, तो बस आप ये देखें कि आपको लिखा हुआ समझ में आना चाहिए, इतना काफी है मेरे लिए। तो हम बोलते हैं हिंदी में मात्रक मापन। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि जो चैप्टर में लिखा हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी कि मात्रक तथा मापन, इन शब्दों का मतलब क्या है। देखिए फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप लोगों ने कक्षा 9-10 में बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, जैसे कि प्रतिरोध इस टाइप से करके बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी। देखिए फिजिक्स में इन चीजों को बोलते हैं भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं इनको? भौतिक राशियां। और इनको मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं मात्रक। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है कि भौतिक राशि को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपने कक्षा 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं आप, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ये सभी मात्रक होते हैं। फिर मापन क्या है? मापन होता है किसी भी चीज को मापना, जैसे कि इसकी कितनी लंबाई है तो आपने स्केल लिया, आपने देखा कि भैया ये 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपने इसका मेजरमेंट है। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हमें मापन की जरूरत क्यों है, इस बात को समझिए। जब आप कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमें जरूरत ही क्यों है, ऐसी क्या आवश्यकता है कि हमें भाई मापन की आवश्यकता पड़ी। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि हमें मापन की आवश्यकता है क्यों। देखिए आप सभी, मुझे लगता है, दुकान पर जाते होंगे और आपने सामान भी खरीदा होगा। तो सपोज कीजिए कि आपको अपने घर का राशन लाना है और वहां पर आप जाकर के बोलते हैं कि भैया मुझे 5 किलो आलू दे दो। आप बोलेंगे मुझे 5 किलो आलू दे दो। इसका मतलब वो समझ गया है कि आप जो चीज उससे मांग रहे हैं वो द्रव्यमान है, मतलब आप किलोग्राम में किसी चीज को मांग रहे हैं। क्या आप कभी ऐसा बोलते हैं कि भैया मुझे 5 मीटर आलू दे दो? नहीं बोलेंगे ना, आप बोलेंगे 5 किलो। यानी कि फिजिक्स में किसी भी राशि को मापने के लिए एक निश्चित मात्रक का प्रयोग किया जाता है, उसी से उसकी पहचान होती है कि वो क्या चीज ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको सपोज कीजिए दूध लेना है दुकान पर से, आप कहेंगे कि भैया मुझे 5 लीटर दूध दे दो या फिर 5 किलो मुझे दूध दे दो, सीधी सी बात है ना। तो यानी कि वो उसका मेजरमेंट होगा। आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि भैया मुझे 5 मीटर दूध दे दो,
तो हर चीज को मापने के लिए एक डिस्टेंस का यूज होता है, मतलब एक प्रकार से मैं बोलूँ तो एक मात्रक का यूज होता है, वही होता है मात्रक। और इसी वजह से हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि भैया यहाँ से, सपोज कीजिए आपसे किसी ने पूछा कि भैया हरिद्वार से ऋषिकेश कितना है, तो आप बता देंगे कि भैया 25 किलोमीटर है, ऐसे बोलेंगे। आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि भैया 25 किलोग्राम है, नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि हर चीज को मापने के लिए फिजिक्स में एक विशेष मात्रक का प्रयोग किया गया है। उसी चीज, इसीलिए हमें पता भी होता है कि भैया मात्रक की हमें क्यों आवश्यकता है और क्यों नहीं है, ये सब इसी के आधार पर होता है। तो ये तो बात हुई कि मात्रक क्या होता है, हमें मापन की आवश्यकता क्यों है, ये दोनों चीज हमने आपको बताई है। लेकिन देखिए, जब हम आपको कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ाएंगे, दो बातें बड़े ध्यान से समझिए। हम आपको जब भी कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो मैं सिर्फ आपको एक फिल्म की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे कि लोग नॉर्मली करते हैं कि बस खाली एक वीडियो चल रही है और बस ये आपने देखी फिल्म और बात खत्म हो गई, ऐसे नहीं होगा। हम आपको जब पढ़ाएंगे तो प्रत्येक जितने भी पॉइंट्स आएंगे, यानी जितने भी टॉपिक आएंगे, उन सभी के डेफिनेशन लिखवाएंगे। हम यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिखवाएंगे और आप अपनी साथ में कॉपी में भी लिखेंगे। मतलब आप अपनी कॉपी अपने साथ में लेकर चलेंगे। मतलब जब भी पढ़ाई स्टार्ट होगी तो तुरंत, सपोज कीजिए आप इस चैप्टर की आज पहली क्लास देखेंगे और प्रत्येक चैप्टर में कम से कम 15 से 20 क्लास होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि इतनी हो जाएगी। क्योंकि ये देखो, हम किसी प्रकार का कोई भी शॉर्टकट नहीं लेंगे, सबसे पहले तो बात ये है। क्योंकि देखो, मैं शॉर्टकट वाला काम बिल्कुल नहीं करूंगा कि भैया 2 घंटे पढ़ाया और आपकी क्लास पूरी होगी, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको हर एक चीज बिल्कुल तसल्ली पूर्वक पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चाहे भले ही इसमें 2 वीडियो फालतू बन जाए चैप्टर में, उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है ना। तो आप जब भी पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये ऑनलाइन पढ़ाई आपको जैसी नहीं लगनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब भी, तो मैं चाहता हूं कि भले ही आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ें, पर मेरा प्रयास ऐसा रहेगा कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि कोई आपको आपके सामने बैठाकर पढ़ा रहा। उसमें आपको बहुत मजा आएगा जब आपको हर एक चीज लिखवाई जाएगी, हर एक चीज समझाई जाएगी। तो क्योंकि जब स्टूडेंट खुद एक्टिवेट होता है पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ाई अक्सर अच्छी रहती है। अगर बाई चांस आप एक फिल्म की तरह आराम से बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ आप एक फिल्म देखी सर से भाग जाएगा, कुछ फायदा होने वाला नहीं। और यदि आप साथ साथ में लिखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, सवाल भी करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और उसमें आपको फिर भी ऐसा होगा कि जैसे कि आपके सामने ही आपको पढ़ाया जा रहा हो। और हमारी कोशिश यही है कि आपको बिल्कुल ऐसा फील होना चाहिए जैसे कि कोई आपको आपके सामने ही पढ़ा रहा हो। तो ये तो बात हुई है कि हम आपको पढ़ाएंगे किस तरीके से। अब बात करते हैं अपने चैप्टर की, जो चैप्टर आपका चल रहा है। ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत है कक्षा 11 की फिजिक्स, और चैप्टर भी बहुत अच्छा है। तो आप इसके प्रत्येक पॉइंट को बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपके पास में हेडिंग है, वो यही है, मात्रक। क्या हेडिंग है भाई? मात्रक की। मात्रक होते क्या है, यानी कि यूनिट्स होती क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, देखिए, आप साथ साथ में अपनी कॉपी पेंसिल उठाइए। यदि आप लोग रिपीट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं और अपने नए नोट्स बना रहे हैं, तो अपनी कॉपी पेंसिल उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि कक्षा 11 और 12 की फिजिक्स, जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, आपको हर जगह और हर क्षेत्र में काम आएगी। आप भले ही किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैं खुद सरकारी नौकरी में है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसकी कितनी वैल्यू है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे के लिए। तो जब भी आप लोग फिजिक्स पढ़े, तो आप अपनी कॉपी और पेंसिल उठाइए और मात्रक की परिभाषा लिखना शुरू करिए। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि भौतिक विज्ञान में जो भौतिक राशियां होती है, उनको मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हम मात्रक कहते हैं। तो वही आपको यहाँ पर सेम लिखना है। तो लिखिए, सीधा सा लिखो,
भौतिक राशियों को क्या लिखेंगे, भौतिक राशियों को मापने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रक कहते हैं। तो ये परिभाषा हुई मात्रक की। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल भी लिख देंगे, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है जी, मीटर। क्या होता है लंबाई का मात्रक, मीटर। आप चाहे तो ये एक एग्जाम्पल और लिख दीजिए कि भैया द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे मात्रक के प्रकार के, कि भैया ये कितने टाइप का होता है, कि मात्रक कितने टाइप के होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से मात्रक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करते, यानी कि वे स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी दूसरे मात्रक में नहीं बदला जा सकता है। और व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, बस ये समझो। यानी कि मूल मात्रक है बिल्कुल फ्री, मतलब वे आजाद है, वो किसी पर डिपेंडेशन नहीं होते हैं। और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। तो यही आपको सीखना है कि मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो हम आपको दोनों की डेफिनेशन लिखवाएंगे। तो जब आप प्रकार लिखेंगे तो ये लिखिए कि ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, आपके नोट्स बिल्कुल प्रॉपर बनाए जाएंगे, हर एक चीज, कुछ भी नहीं छुड़वाया जाएगा, सभी न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, आसान से लेकर कठिन स्तर तक के न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, ठीक है ना। और नेट और जेई एडवांस तक के आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बस यह है कि आप हमारे साथ जुड़िए और ध्यान से पढ़िए, इतना काफी है। तो हमने क्या कहा कि ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है मूल मात्रक। क्या है जी, मूल मात्रक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है, सिंपल सी, कि वे मात्रक जिनका किसी अन्य मात्रकों से कोई संबंध नहीं होता है मूल मात्रक कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, वे मात्रक जिनका किसी अन्य मात्रकों से संबंध नहीं होता है मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। तो यह है मूल मात्रक की परिभाषा। इसी के साथ साथ में हम आपको बताएंगे कि मूल मात्रक कितने होते हैं, और साथ साथ में हम आपको मूल राशि भी बता देंगे। देखिए, टोटल जो आपके पास में मूल मात्रक है वो होते हैं 7, ठीक है। और हम आपको वो जो 7 मूल मात्रक हैं वो किन राशि के होते हैं, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे। तो अब देखिए, ये एग्जाम्पल नहीं, ये तो है ही है आपके पास में, क्योंकि ये कोई और होते भी नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से हैं। इधर मैंने लिख दिया है मूल राशियां, और इधर लिख दिया मैंने आपके पास में मूल मात्रक, कि वे कौन कौन से हैं, ठीक है। टोटल 7 है। नंबर 1 है लंबाई। क्या है भाई नंबर 1, लंबाई। मात्रक होता है मीटर और संकेत होता है एम, ठीक है। नंबर 1 क्या है, मूल राशि कौन सी है, लंबाई है, और मूल मात्रक कौन सा है, मीटर है। वही भौतिक राशि जिनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है।
नंबर तो होता है आपके पास में द्रव्यमान, अंग्रेजी में इसको मास बोलते हैं, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और संकेत होता है केजी। ठीक है। तीसरा है आपके पास में समय। समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है। और संकेत होता है SEC, सेकंड। वैसे ही सेकंड का संकेत है। ठीक है। चौथा होता है आपके पास में तापमान, जिसका मात्रक होता है कैलोरी, यानी कि इसको के बोलते हैं। ठीक है। और पांचवा होता है वैद्युत धारा। इसको थोड़ा ध्यान से बनाना वैद्युत धारा को। कुछ विद्युत धारा भी लिखते हैं, वो भी सही है, लेकिन वह हम वैद्युत धारा लिखेंगे कक्षा 12 तक के हिसाब से। इसका मात्रक होता है एम्पियर और संकेत होता है AMT। ठीक है। दो है थोड़ा अलग है। एक होता है पदार्थ की मात्रा, मात्रक होता है मोल, MOL, मोल। ठीक है। एक लास्ट है, होती है ज्योति तीव्रता, और मात्रक होता है कैंडिला, सीडी। ठीक है। तो ये 7 मूल राशियां और मूल मात्रक है, ये किसी पर डिपेंडेशन नहीं होते हैं, और इन्हीं का पूरा खेल चलता है पूरी फिजिक्स में। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। और इससे जो अगला टॉपिक है आपके पास में जो व्युत्पन्न मात्रक का है, अब हम आपको उसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है ना। आपने ये नोट कर लीजिए, इसको अपनी नोटबुक में बड़े अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि आप अपने नोट्स अच्छे से अच्छे बनाएं, ताकि भविष्य में जब भी आपको कभी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी हो तो तुरंत आपको अपने नोट्स दिखाई दे और आप बहुत अच्छे से उनकी तैयारी कर लें। ठीक है ना। ठीक है। तो नंबर 2 है आपके पास में व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेरिवेटिव यूनिट्स। तो इनकी परिभाषा क्या होगी? वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर आधारित होते हैं या निर्भर होते हैं, क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा, क्योंकि ये उसी उन्हीं मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनका नाम व्युत्पन्न है। सीधी सी बात तो ये भी है। तो डेफिनेशन क्या होगी? वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे चाल का मात्रक। चाल का मात्रक क्या होता है? आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, मीटर प्रति सेकेंड। पढ़ा है ना? पढ़ा। देखो, इसमें दो भौतिक राशियों के मात्रक है, एक लंबाई का है और एक समय का है। एक तो इसमें मूल राशि कौन सी है? लंबाई है, और एक कौन सी है? समय। यानी कि ये अकेला मात्रक दो मूल मात्रकों से मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर आपको पता चल गया है कि मूल मात्रक क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं। ठीक है ना। मतलब व्युत्पन्न मात्रक आप चाल का है, वेग का है, दूरी का मतलब आयतन का निकाल सकते हैं, ऐसे ही समय का, बहुत सारे सब कुछ आएगा, चिंता मत मानिए। जब ये चैप्टर शुरुआत में हो रहा है तो थोड़ा सा अभी थोड़ी लिखवा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी आपकी कुछ छूटे नहीं, इसलिए आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, नहीं तो उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपके नोट्स में आपको सब कुछ मिले, कुछ भी ना छूटे, इसलिए लिखवा रहा हूँ। नहीं तो
ये चैप्टर तो बहुत ही मजेदार है, इसके तो सवाल बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। जब मैं आपको करवाएंगे ना, आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, मात्रकों को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने सिस्टम बनाए हैं, मतलब पद्धतियां बनाई है। हम बोलते हैं सिस्टम, अंग्रेजी का शब्द हम हर जगह सिस्टम ही बोलते हैं, वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं पद्धति, है ना। तो जो सिस्टम बनाए हैं, तो ये कुछ सिस्टम बनाए हैं मात्रकों को मापने के लिए, जो है टोटल आपके पास में 3। तो अब हम आपको सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि वो सिस्टम है क्या क्या। तो नेक्स्ट आपके पास में हड़ी है पद्धतियां, ठीक है ना, कि मात्रकों को मापने की क्या क्या सिस्टम्स है। अंग्रेजी का शब्द है सिस्टम। तो मात्रकों को मापने के लिए आपके पास में 3 सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जो जो क्या क्या है, 3 के 4 है। तो और वैसे तो बहुत सारी पद्धतियां हैं, हर देश में हर जगह अलग अलग तरीके से मापा जाता है, लेकिन जो मुख्य पद्धतियां हम आपको बताते हैं। मुख्य पद्धतियां निम्न है, क्योंकि वैसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, हम आपको बस मेन बताएंगे, जो मेन पद्धतियां है जो आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है। नंबर 1 है MKS पद्धति। MKS पद्धति, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। यहां पर M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। यानी कि इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। बस ये पद्धति, इतनी सी बात है। यही आपको लिखना है कि इसमें लंबाई को मीटर में, आप भी लिखते रहे साथ साथ में, कोमा द्रव्यमान को किलोग्राम में व समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी हुई, MKS, है ना। और इसका एग्जाम्पल देखिए, इन पद्धतियों का यूज कहाँ होगा, इनका यूज होगा आगे चल के जब विमाओं के उपयोग चलेंगे। तो विमाओं का पहला ही उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, वहां पर इनका उपयोग होगा, इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं इनके बारे में। जैसे बल का मात्रक, वैसे तो आप लोग कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने, बल का मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो, जब मात्रक ऐसे लिखते हैं ना संकेत में, किलोग्राम मीटर में, तो बीच में जब मात्रक मल्टीप्लाई में होते तो बीच में एक छोटा सा डैश लगा देते हैं, कि ताकि पता चले कि ये अलग है और ये अलग है। नहीं तो केजी हम एक साथ लिख देते तो पता नहीं चलता कि कौन सा क्या है। तो इसलिए हमने बीच में छोटा सा क्या लगा था डैश की, ताकि पता चल जाए कि किलोग्राम अलग है, मीटर अलग है और सेकंड स्क्वायर। तो वो अपॉन में इसको कोई दिक्कत नहीं, अगर ये भी साथ में होता तो फिर भी एक छोटा सा डैश लगाते। तो छोटा सा डैश इसलिए लगाते हैं कि ताकि पता चल जाए कि ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। फिर अब देखिए दूसरी पद्धति कौन सी, दूसरी है CGS पद्धति। कौन सी है, CGS पद्धति। इसके नाम में पता चल रहा है कि इसमें लंबाई किसमें होगी, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान किसमें होगा, ग्राम में, और समय किसमें होगा, सेकंड में, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें आप भी लिखिए, अपने नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर, ठीक है। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किसमें भाई, ग्राम में, व समय, समय किसमें है, समय तो सेकंड में एक है, समय को सेकंड में मापा जाता
है। एग्जाम्पल कैसे? सेम वही एग्जाम्पल देखो जो ऊपर लिखा है। यहाँ पर बल का मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बीच में छोटा गैस इसलिए लगा कि ताकि पता चल जाए कि दोनों मात्रक अलग अलग है। जब मल्टीप्लाई में होता है तो बीच में एक छोटा सा गैस लगा देते हैं, ठीक है ना। इससे जो अगली पद्धति है उसका नाम है FPS, मतलब फुट पाउंड सेकंड। उसकी आपको आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको जरूरत पड़ी थी, इसलिए हम उसको लिखवाते भी नहीं। जो मैंने बस उसको लिखवाते हैं। नंबर 3 है SI पद्धति, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल और एस का मतलब होता है सिस्टम, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ही अक्सर पूरी फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। अक्सर पूरी फिजिक्स में इस्तेमाल इसी का होता है, यानी कि यह SI मतलब इंटरनेशनल पद्धति। इसमें मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मापे जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या पैमाना है, उस आधार पर ही इसमें मात्रक मापे जाते हैं। यानी कि पूरे विश्व में बल का मात्रक क्या चलता है, इसमें वो सिस्टम है। यानी कि इसमें आपको सीधा लिखना है कि इसमें मात्रक क्या है, इसमें मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मापे जाते हैं। हिंदी बिल्कुल करेक्ट लिखिए, हिंदी कभी भी गलत मत लिखिए, क्योंकि यदि आपको हिंदी गलत लिखने की आदत पड़ गई तो ये आगे तक हमेशा गलत ही रहेगी। इसलिए कौन शब्द कैसे बनता है हमेशा ध्यान रखिए, है ना। कहाँ बिंदी लगती है कहाँ नहीं, क्योंकि ये आदत आपको बड़ी परेशान करेगी। सपोज करो आप में से किसी को आगे चलकर IAS PCS की तैयारी करनी है, तो वहां पर हिंदी का पेपर होता है और वहां पे एक छोटी सी बिंदी भी गलत करवा देती है। तो इसलिए यहीं से आदत डाल लीजिए कि हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिख करके चलेंगे, ताकि भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। ऐसा ही पद्धति है ना। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इसमें बल का मात्रक, किसका मात्रक भाई? बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जो आप लोग अक्सर पढ़ते हैं, पूरे विश्व में यही चलता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि मात्रक क्या है, कितने प्रकार के हैं और कितनी इसकी पद्धतियां हैं, हमने आपको पढ़ा दिया है। अब देखिए, जो एक थ्योरेटिकल सवाल था, मतलब एक थ्योरेटिकल मामला था, थोड़ा सा मुझे लगता है ये बोरिंग भी है, क्योंकि थोड़ी शुरुआत में आ रही है। अब ये माने कि बोरिंग काम तो हो गया है खत्म। अब चलेगा इसका मेन हिस्सा, जिनको बोलते हैं विमाएं। सबसे बेहतरीन चीज है इस चैप्टर की विमाएं, और वही अक्सर पेपर में बहुत ज्यादा आती है और हर जगह प्रत्येक कॉम्पिटिशन में भी आती है। तो इसलिए विमाओं को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो अगला टॉपिक है आपके पास में विमाएं, अंग्रेजी में बोलते हैं डायमेंशंस। ये इस चैप्टर का सबसे बढ़िया टॉपिक है। इसके बाद में अलग अलग आएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे सब कुछ। लेकिन सबसे बेहतरीन टॉपिक की बात करो तो इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन टॉपिक है विमाएं, ठीक है ना। सबसे पहले आप समझिए कि विमाएं होती क्या। यदि आपसे कोई परिभाषाएं पूछे, वैसे तो बहुत सी किताबों में बहुत प्रकार की परिभाषाएं लिखी गई है, लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल सी परिभाषा बताऊंगा विमा की। विमाएं अक्सर मात्रक ही होती है, मतलब मात्रक और विमा में कुछ अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही चीज होती है। बस फर्क इतना है कि मात्रक तो लिखा जाता है किलोग्राम वगैरह वगैरह में, ठीक है। और जो विमाएं होती है, विमाएं है मात्रक का साइंटिफिक रूप। बस ये फर्क है कि विमाएं मात्रक का साइंटिफिक रूप होती है, यानी कि एक प्रकार से वैज्ञानिक रूप है, वैज्ञानिक फॉर्मूला है। बस अगर आपसे कोई भी परिभाषा पूछे तो आप सीधा लिख दो कि किसी भौतिक राशि की विमा उसके मात्रक का वैज्ञानिक रूप होती है, फिर वैज्ञानिक सूत्र होता है। बस ये परिभाषा लिखो, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? किसी भौतिक राशि की विमा
उसके मात्रक का साइंटिफिक बोलो या फिर वैज्ञानिक वैज्ञानिक सूत्र होती है। बस ये है जी इसकी परिभाषा। वैसे किताबों में बहुत लिखी हुई कि उसकी घात के रूप में लिखते फलाना गिरा, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा लिखो कि क्या होती है मात्रक का साइंटिफिक रूप, बस एक वैज्ञानिक तरीका है मात्रक को लिखने का, वही विमाएं होती है। ठीक है, तो अब देखिए हम आपको पढ़ाएंगे विमाएं। कितनी विमाएं हैं? लगभग 40 के आसपास विमाएं हैं, और 40 की 40 विमाएं हम आपको बोर्ड पर लिखवाएंगे और आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे बहुत अच्छे से। ये विमाएं अक्सर कंपटीशन में भी आती हैं, पेपर में भी आती है। ठीक है ना, हम आपको सारी विमाएं निकालना सिखाएंगे, कैसे विमाएं निकल रही कैसे नहीं। आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन विमाओं के जो नियम है मैं आपको बताऊंगा वो बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जब विमाएं लिखेंगे तो मूल मात्रकों से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है ना, तो नंबर 1 जो विमा है वो है लंबाई। तो देखिए लंबाई की विमा क्या होती है, आपको बताया कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, संकेत होता है स्मॉल एम, और लंबाई की विमा होती है एल। क्या होती है? एल। एक बात याद रखिए, ये आया कहां से? क्योंकि लंबाई को अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ, तो लेंथ का पहला अक्षर एल उठा लिया, इसलिए इसको बोल दिया एल। यानी कि जहां पर भी आपको मीटर मिलेगा वहां पर हमेशा आपको एल लिखना है। एक बात और याद रखिए कि विमाएं हमेशा कैपिटल लेटर ही लिखा जाता है और हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला हमेशा ही बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और हमेशा कैपिटल लेटर ही होता है। दूसरी बात, जहां पर भी आपको मीटर मिलेगा तो समझो विमा हमेशा एल होगी। इसका साइंटिफिक फॉर्मूला ये है, मीटर का मतलब एल होगा, चाहे ऊपर लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जहां मीटर है समझो वहां पर विमा एल आएगी। यही साइंटिफिक प्रूफ है कि जहां भी भले वो लंबाई है, चाहे आपके पास में 100 की चौड़ाई होता, क्योंकि चौड़ाई का मात्रक भी क्या है? मीटर होता। चाहे क्या होता? ऊंचाई होता। ऊंचाई का मात्रक भी क्या है? मीटर है। और चाहे आपके पास में क्या होता? दूरी होता। और चाहे आपके पास में विस्थापन भी होता। देखो, लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो दूरी हो विस्थापन हो, सबका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन विमा सबकी एक ही है, एल। ठीक है, तो ये बदल सकती है लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। जहां पर मीटर आ गया तो समझो वहां पर एल हो गया। ठीक है जी, तो ये किसका मात्रक हो गया जी? किसकी विमा है? लंबाई की। चाहे चौड़ाई बोले आप, चाहे आप इसको ऊंचाई बोलिए, चाहे आप इसको दूरी बोलिए, चाहे इसको विस्थापन बोलिए, जिसका भी मात्रक मीटर होगा उसकी विमा हमेशा क्या होगी? एल होगी। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि विमा हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखी जाती है, कैपिटल लेटर होता है अंग्रेजी का, और हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखी जाती है। ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि विमाएं हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखी जाती है और बड़े लेटर में लिखी जाती है। देखिए दूसरा, और यदि आपने धोखे से स्मॉल लेटर या स्मॉल कोष्ठक बना दिया तो वहां पर वो गलत हो जाएगा, नंबर 0 है। ठीक है ना, दूसरा है आपके पास में द्रव्यमान। द्रव्यमान में आप सभी को मात्रक पता होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, यानी कि केजी, और इसकी विमा होती है एम, कैपिटल एम। कहां से आया है शब्द एम? द्रव्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं मास, वहां से फर्स्ट अक्षर एम उठा है, कैपिटल बन। ठीक है ना, तीसरा है आपके पास में समय। समय का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है, सेकंड। वो जहां भी ये होगा इसकी विमा होती है टी। आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि समय को अंग्रेजी बोलते हैं टाइम, और वहां से उठाया टी, हमेशा बड़े ही ब्रैकेट में।
नंबर 4 पर है तापमान। तापमान का जो साइंटिफिक मात्रक है वो केल्विन है। वैसे कहीं पे सेल्सियस भी होता है और भी कई पैमाने फारेनहाइट भी होता है। ओके, तो वीमा होती है या तो कैपिटल के, यहाँ पर टेम्परेचर का टी नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी आ गया, तो इसलिए इसको यहाँ पर के लेते हैं, या फिर बहुत जगह ये भी इस्तेमाल होता है थीटा। कहीं पर के इस्तेमाल होता है तो कहीं पर थीटा इस्तेमाल होता है, दोनों ही सही है। कहीं पर के लिखा हुआ जाए तो ये मत समझना कि ये किसकी विमा है, कहीं पर के भी लिखा आ सकता है और कहीं पर थीटा भी लिखा आ सकता है। ये दोनों विमाएं किसकी होती है? तापमान की होती है। ठीक है। नंबर 5 वैद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा एक ही बात है, और इसकी विमा होती है, मात्रक तो आपको पता ही है, एम्पियर, एएमपी, और इसकी विमा भी इसके मात्रक से ली गई है, ए, कैपिटल ए। बाकी की जो दो राशियां हैं उनकी कोई विमा नहीं होती, वे विमाहीन होती, और ना ही वो ज्यादातर फिजिक्स में उपयोग होती है, बहुत कम उपयोग होती है। सबसे ज्यादा उपयोग इन्हीं 5 राशियों का है पूरी कक्षा 11 और 12 की फिजिक्स में, इसलिए सबसे ज्यादा यूज भी इन्हीं का होता है। ठीक है, तो ये तो 5 हो गई मेन। अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, अब थोड़ा जो व्युत्पन्न वाले है, नंबर 6 आपके पास में है क्षेत्रफल। अब देखो कैसे देखते चलेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है? आप सबको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर। तो क्या हो गया? मीटर का स्क्वायर, और जहां पर भी मीटर मिल जाए उसका मतलब क्या होता है? एल। क्या होता है? एल। और इस पे स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की विमा क्या हुई है? एल स्क्वायर। चाहे तो आप ऐसे लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कि भैया लंबाई की विमा क्या होती है? एल होती है, और इसकी क्या होती है? इसकी भी एल होती है। तो विमा क्या हो गई है? एल स्क्वायर। चाहे आप ऐसे लिख दो, एक ही बात है, हमने ऊपर लिखवाई है। ठीक है ना। हाँ, नंबर 7 आयतन। आयतन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई की क्या होगी विमा? एल। इसकी भी क्या होगी? एल। इसकी भी क्या होगी? एल। एक आगे मैं आपको चीज सिखाऊंगा कि विमाओं के बीच में कभी गुणा का चिन्ह नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। वो जब विमा के उपयोग चलेंगे तो तब बताऊंगा इस चीज को। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं लगा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एल की पावर कितनी हो गई है? 3। ठीक है ना। तो ये हो गया है जी आपके पास में आयतन की। ठीक है, अब देखिए इससे अगला कौन सा है? इससे अगला आप समझिए चाल या फिर वेग। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, दूरी बटे समय। और दूरी की विमा क्या है? ये रही, क्या है जी आपके पास में? एल। और समय की क्या होती है? टी। बड़े बड़े में हमेशा आएगी। ठीक है, और यहाँ से एल तो आपके पास में सेम रहेगा। ये टी की पावर नीचे कितनी है? प्लस की 1 है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ये तो आपको गणित के नियम पता होने चाहिए। ठीक है ना, एल टी की पावर -1। ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको टोटल 8 विमाएं लिखवाई है। आप इन विमाओं को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए बड़े अच्छे से। ठीक है ना। इससे आगे की विमाएं हम आपको अगली क्लास में लिखवाएंगे। यह क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और याद रखिए आप ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और साथ में आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और जो आपको जहाँ पर समस्या है वो भी हमको अवश्य बताइए। साथ में हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको क्या अच्छा लगा है हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।